Hello friends, I hope you all are doing good. My name is Arshpreet and today I'm going to start a new chapter from your syllabus, that is semiconductor electronics, starting from the first topic, that is classification of conductors, insulators and semiconductors on the basis of band theory. This will be a very important topic. So starting, हमें पता है मैटर की 3 फॉर्म्स होती हैं, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. मैटर की कितनी फॉर्म्स होती हैं? 3 फॉर्म्स होती हैं. सॉलिड्स की रिजिड होती है शेप, या आप बोल सकते हैं दे आर वेरी रिजिड, दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, दे हैव फिक्स्ड शेप. बट लिक्विड्स आर नॉन रिजिड, फिक्स्ड वॉल्यूम बट नो फिक्स्ड शेप. फिक्स्ड वॉल्यूम का क्या मतलब है? अगर आप 1 ग्लास पानी का लेते हैं एंड उस पानी को आप जग में डाल देते हैं तो पानी तो उतना ही रहता है ना. ऐसा तो नहीं कि जग में डालने के बाद पानी बढ़ जाता है, नहीं. बट येस, उसकी शेप चेंज हो जाती है. पहले उसने ग्लास की शेप ली हुई थी, अब वो जग की शेप ले रहा है. सो येस, इनकी फिक्स्ड शेप नहीं होती. एंड मूविंग ऑन टू द गैसेस, दे आर नॉन रिजिड, नो फिक्स्ड वॉल्यूम एज वेल एज नो फिक्स्ड शेप. तो ये थी मैटर की फॉर्म्स. इनमें से जिसमें हमें स्टडी करना है इस चैप्टर में, दे आर सॉलिड्स. हम सॉलिड्स के बारे में पढ़ेंगे. मूविंग ऑन टू द टाइप्स ऑफ सॉलिड्स. देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स. अब जब मैं सॉलिड की बात कर रही हूँ तो उस सॉलिड के बीच में कुछ एटम्स होंगे. ये एटम्स किस तरह अरेंज हैं उस पे डिपेंड होने के बाद हमारे पास 2 टाइप्स आती हैं सॉलिड्स की. फर्स्ट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड द नेक्स्ट विल बी अमॉर्फस सॉलिड्स. फर्स्ट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं? देखिए, द सॉलिड्स इन विच द एटम्स आर अरेंज्ड इन रेगुलर ऑर्डर आर कॉल्ड एज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. मतलब ऐसे सॉलिड्स जिनमें एटम्स अरेंज हो रेगुलर ऑर्डर में, रेगुलर पैटर्न में, उनको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. There is a periodicity and regularity of its component atoms in all directions. मतलब अगर मैं किसी एक सॉलिड की बात करूं, एंड अगर मैं इसके एक डायरेक्शन में चल रही हूँ तो अगर मैं इस डायरेक्शन में चल रही हूँ तो सारे एटम्स इस डायरेक्शन में ऐसे अलाइंड हैं. अगर मैं इस डायरेक्शन में चल रही हूँ तो सारे एटम्स ऐसे अलाइंड हैं. मतलब इनमें पीरियोडिसिटी होती है. किनमें? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में. नेक्स्ट इज देयर एटम्स आर अरेंज्ड इन अ डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप. एंड इनके एटम्स जो होते हैं वो अरेंज होते हैं इन अ डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप. मतलब किसी एक पर्टिकुलर शेप में, किसी एक पर्टिकुलर शेप में अरेंज होते हैं इनके एटम्स. एग्जाम्पल रहती है इनकी सोडियम क्लोराइड, दैट इज कॉमन सॉल्ट, जो आप नमक खाते हैं, उसकी एग्जाम्पल है. किसकी एग्जाम्पल है ये? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की. नेक्स्ट इज डायमंड, शुगर, सिल्वर एटसेट्रा आर ऑल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप. नेक्स्ट इज अमॉर्फस सॉलिड्स. अमॉर्फस सॉलिड्स क्या होती हैं? द सॉलिड्स इन विच द एटम्स डू नॉट हैव डेफिनेट अरेंजमेंट्स आर कॉल्ड एज द अमॉर्फस सॉलिड्स. मतलब इनके केस में जो एटम्स होते हैं, जो सॉलिड्स में अलाइंड होते हैं, वो डेफिनेट पैटर्न में अरेंज नहीं होते. उनका डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न होता है और उन टाइप के सॉलिड्स को हम क्या बोलेंगे? अमॉर्फस सॉलिड्स. दे आर ऑल्सो नोन एज ग्लासी सॉलिड्स and they do not have a definite arrangement of its atoms, that is they do not have a characteristic geometrical shape. इनके एटम्स की कोई characteristic geometrical shape नहीं होती है. किनके एटम्स की? अमॉर्फस सॉलिड्स के एटम्स की. इनकी एग्जाम्पल्स क्या रहती हैं? ग्लास, रबर, प्लास्टिक एटसेट्रा आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ द अमॉर्फस सॉलिड्स. अब अगर हम क्लासिफिकेशन करना चाहते हैं सॉलिड्स की ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, तो हमारे पास 3 टाइप्स आती हैं. फर्स्ट इज कंडक्टर्स, और आप बोल सकते हैं मेटल्स. सेकेंड विल बी इंसुलेटर्स एंड द थर्ड विल बी सेमीकंडक्टर्स. बेसिकली मैं आपको कहाँ से कहाँ पर लेके आ रही हूँ? मैं मेटर से शुरू हुई, मेटर के बीच में आया सॉलिड, सॉलिड के बीच में आगे हमने उनकी क्लासिफिकेशन करी अगर कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी के बेसिस में, तो हमारे पास आया कंडक्टर यानी कि मेटल, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर. वी आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स सेमीकंडक्टर. हमने स्टडी किसके बारे में करना है इस चैप्टर में? सेमीकंडक्टर के बारे में करना है. बट उसका डिफरेंसेस भी जानने जरूरी है ना कि कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स में क्या डिफरेंस रहता है. अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी, तो चलिए पहले वो डिस्कस करते हैं.
हैं। स्टार्टिंग देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी द सॉलिड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 मेन कैटेगरीज, दैट इज मेटल्स which are also known as conductors because all metals are conductors. Second is insulators and the third is semiconductors. Semiconductors are further of two types, that is elemental semiconductor and compound semiconductor. अब इनके बारे में in detail पढ़ते हैं, starting from the first, that is metals or conductors. They are the solids which have high conductivity and low resistivity. हाई कंडक्टिविटी का क्या मतलब है? अगर हम मेटल्स के थ्रू करंट को पास करवाएंगे तो बहुत ज़्यादा करंट पास हो जाएगा इनमें से। इनकी कंडक्टिविटी बहुत हाई है। रेजिस्टिविटी लो का मतलब क्या है कि इनके बीच में कुछ रेजिस्टेंस नहीं होती है उस करंट के फ्लो को, ये ईजिली पास करने देते हैं करंट को अपने थ्रू। इनकी वैल्यूज लिखी गई हैं यहाँ पर, देखिए इनकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू है 10⁻⁻² to 10⁻⁻8 ओम मीटर। ये क्या रहता है मेरे पास? यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। यहाँ पे ये सिंबल नहीं आएगा, दिस इज ओम मीटर्स। मेरे पास रेजिस्टिविटी किसके केसेस में होती है? ओम मीटर। एंड इसकी रेंज क्या रहती है? 10⁻² to 10⁻8। एंड अगर हम बात करें कंडक्टिविटी की, कंडक्टिविटी का ऑर्डर क्या रहता है? 10⁻² to 10⁻8 साइमन्स पर मीटर। बेसिकली दीज आर द यूनिट्स ऑफ द कंडक्टिविटी। आप देख सकते हैं इनकी जो कंडक्टिविटी है वो है 10⁻² to 10⁻8। आप देख सकते हैं ऑर्डर कितना हाई है। एंड रेजिस्टिविटी यानी कि रेजिस्टेंस कितनी दे रहे हैं? ये 10⁻² to 10⁻8। कितनी कम रेजिस्टेंस दे रहे हैं? कौन? मेटल्स या फिर आप बोल सकते हैं कंडक्टर्स। इनकी एग्जाम्पल्स क्या रहती हैं? एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एटसेट्रा। एंड इनमें से जो सिल्वर होता है वो बेस्ट मेटल माना जाता है या फिर आप बोल सकते हैं बेस्ट मेटल कंडक्टर माना जाता है। नेक्स्ट इज कंडक्टर्स आर दो सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन पास इजिली। इनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी इजिली पास कर सकती है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप, दैट इज इंसुलेटर्स। They are the solids which have low conductivity and very high resistivity. इंसुलेटर्स के केस में हमारे पास जो कंडक्टिविटी होती है वो लो होती है एंड जो रेजिस्टिविटी होती है वो वेरी हाई होती है। एंड इसके केस में हमारे पास जो वैल्यूज रहती हैं आप देख सकते हैं, रेजिस्टिविटी का ऑर्डर है 10⁻11 to 10⁻19। कितना ज़्यादा हाई ऑर्डर है। एंड अगर हम बात करें कंडक्टिविटी की तो कंडक्टिविटी के केस में 10⁻11 to 10⁻19 -11 to -19 10⁻। आप देख सकते हैं ये वैल्यूज कितनी कम है। मतलब जो इंसुलेटर्स हैं वो कंडक्ट नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं? रेजिस्टिविटी की वैल्यू उनमें ज़्यादा होती है, वो रेजिस्टेंस ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं करंट के फ्लो को। इनकी एग्जांपल्स रहती हैं रबर, प्लास्टिक एटसेट्रा। नेक्स्ट इज इंसुलेटर्स आर दो सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट पास। इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। द थर्ड टाइप इज सेमीकंडक्टर्स। मूविंग ऑन टू द थर्ड टाइप, semiconductors. They are the solids which have conductivity and resistivity in between metals, that is conductors and insulators. ये जो थर्ड टाइप है हमारे पास सेमीकंडक्टर्स की, which is the main type which we are going to study in this chapter, ये इनकी जो रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी की लिमिट्स होती है ये बीच में लाई करती है। मतलब यहाँ पे कंडक्टर्स हैं, यहाँ पे इंसुलेटर्स हैं एंड बीच में कौन है? सेमीकंडक्टर्स हैं। मतलब इनकी जो कंडक्टिविटी है एंड रेजिस्टिविटी है वो लाई करती है इन बिटवीन दी मेटल, दैट इज कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। इनकी रेंजेस क्या होती है? रेजिस्टिविटी की 10⁻⁵ to 10⁻6 ओम मीटर्स एंड कंडक्टिविटी इज 10⁻⁵ to 10⁻⁻6 सीमेंस पर मीटर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स की टू टाइप्स होती हैं हमारे पास। वन इज एलिमेंटल सेमीकंडक्टर एंड द नेक्स्ट इज कंपाउंड सेमीकंडक्टर। एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स कौन से होते हैं? दे आर अवेलेबल इन द नेचुरल फॉर्म, मतलब ये हमें नेचुरली मिलते हैं एंड इन टाइप के सेमीकंडक्टर्स को हम बोलते हैं एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स। एंड जिन सेमीकंडक्टर्स को हमें खुद बनाना पड़ता है उनको हम बोलते हैं कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स। देखिए, दे आर मेड बाय कंपाउंडिंग दी मेटल्स। अगर हम मेटल्स को कंपाउंड कर देते हैं तो उनमें से जो सेमीकंडक्टर्स बनते हैं उनको हम बोलते हैं कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स। अब इसका लेआउट देखते हैं। बिकॉज मैंने अभी आपको बताया कि इस चैप्टर में जो मेन रहेगा वो सेमीकंडक्टर का पार्ट रहेगा, तो मैंने सेमीकंडक्टर का लेआउट बनाया है आपके लिए। देखिए, सेमीकंडक्टर दो टाइप्स का होता है, वन इज एलिमेंटल एंड द सेकंड इज कंपाउंड। एंड कंपाउंड इज फर्दर ऑफ थ्री टाइप्स
फर्स्ट इज इनऑर्गेनिक एंड इसकी एग्जाम्पल रहती है गैलियम आर्सेनाइड, सेकेंड इज ऑर्गेनिक एंड इसकी एग्जाम्पल रहती है एंथ्रासिन, एंड द थर्ड इज ऑर्गेनिक पॉलीमर एंड इसकी एग्जाम्पल रहती है पॉलीपाइरोल। क्या रहती है? पॉलीपाइरोल। ये सब ऑर्गेनिक नेम्स होते हैं। बेसिकली इस चैप्टर में हम जो ज़्यादा ध्यान देंगे वो इन टाइप पे देंगे, विच इज एलिमेंटल, दैट इज नेचुरली अवेलेबल। ये हमें नेचुरली मिलते हैं, इनको हम बोलते हैं एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स। देखिए, अब जो इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान होता है, टीवी हो गया, डीवीडी हो गया, माइक्रोवेव हो गया, डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान हम यूज़ करते हैं। उन सब में जो मेन कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स के हम आगे कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, डायोड्स के बारे में पढ़ेंगे, उन सबका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। सो इसीलिए ये बहुत ही मेन ब्रांच रहती है ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स। So moving on to the semiconductors, हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। बेसिकली मैटर की 3 फॉर्म्स थी, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड्स में से आगे हमने बोला था कि इसकी 3 टाइप्स हैं। दैट इज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। उसमें हमें 3 टाइप्स मिली थी, दैट इज कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। हम सेमीकंडक्टर्स की तरफ चले। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? अब बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। अगर आप हायर स्टडीज़ में भी फिजिक्स को चूज़ करते हैं तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड। सॉलिड फिजिक्स आती है एक अलग से, उसमें इसका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है। तो आपका जो बेस बनेगा वो इस क्लास में बनेगा। मैं आपको बिल्कुल स्क्रैच से एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स क्या होता है। सो स्टार्टिंग बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स अकॉर्डिंग टू द बोहर्स थ्योरी। अब हमने बोहर के पोस्टुलेट्स पढ़े थे, बोहर की थ्योरी पढ़ी थी, बोहर का मॉडल पढ़ा था ऑफ एन एटम। देखिए, अकॉर्डिंग टू द बोहर्स थ्योरी देयर आर वेल डिफाइंड एनर्जी लेवल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आइसोलेटेड एटम। हमने हाइड्रोजन एटम के केस में बात करी थी कि इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी लेवल्स का ये एक बेसिक फॉर्मूला आया था, दैट इज E इज इक्वल्स टू -13.6 n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड इसमें अगर हम n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 सब्स्टिट्यूट करते थे तो हमें डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स मिलते थे, राइट। तो बोहर की थ्योरी के अकॉर्डिंगली हमारे पास वेल डिफाइंड एनर्जी लेवल्स होते हैं जिनमें कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसके? एक आइसोलेटेड एटम के। कि अगर मैं सिर्फ एक एटम की बात करूं, एक आइसोलेटेड एटम की बात करूं, मतलब उसके इधर भी आगे पीछे कोई एटम नहीं है, तो उसके केस में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी एक वेल डिफाइंड एनर्जी लेवल्स होंगे। बट अगर हम बात करें कि इफ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स आर ब्रॉट क्लोज टू वन अनदर टू फॉर्म अ क्रिस्टल, अब हमने क्या किया है, उस एक एटम के साथ हम बहुत सारे और एटम्स ले आए हैं एंड हमने एक क्रिस्टल फॉर्म कर लिया है। क्या फॉर्म कर लिया है? क्रिस्टल फॉर्म कर लिया है। दे बिगेन टू इन्फ्लुएंस ईच अदर। अब ऐसा तो है नहीं, अब देखिए आप अकेले खड़े हैं एक जगह पर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है आपको, आपके खुद के एनर्जी लेवल्स हैं, आपकी खुद की इच्छाएं हैं, आपको पता है। बट अगर आपके पास और इंसान आना शुरू हो जाएं, यहाँ से भी आ जाए कोई, यहाँ से भी आ जाए, आप अपने व्यूज शेयर करेंगे, आपकी एनर्जी लेवल, आपका जो स्टेमिना है वो डिक्रीज होगा, आप उनके साथ बातचीत करेंगे, राइट। आपकी एनर्जी कम होगी या ज़्यादा होगी, अगर तो उन्हें कोई अच्छी बात बताई है तो आपका स्टेमिना इंक्रीज हो जाएगा, आपकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। अगर आपको उन्होंने कोई बात बताई जो आपको पसंद नहीं आई तो आपकी एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। मतलब मैं कहना चाहती हूं कि जब तक आप आइसोलेटेड खड़े हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, आपकी एनर्जी लेवल्स डिफाइंड है। सिमिलरली अगर एक एटम आइसोलेटेड है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके एनर्जी लेवल्स डिफाइंड है। बट अगर हम उनके आसपास और एटम्स को ले आएं एंड एक क्रिस्टल फॉर्म कर दें तो उसके केस में जो आसपास वाले एटम्स हैं वो उस एटम को इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट कर देंगे। तो उसके केस में क्या होगा? ड्यू टू दिस इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन देयर इज अ एप्रिशिएबल modification in the energy levels of electrons in the inner shell, but there is considerable modification in the case of the outer shell. देखिए इसका क्या मतलब रहेगा? अब अगर हम ये एटम था, इसके आसपास 4 एटम्स और ले आए हैं लाइक दिस। इस एटम के बीच में न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। अब अगर इसके पास
ये 4 एटम्स आ जाएं, तो इस एटम के जो अंदर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होंगे, उनकी एनर्जी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनकी एनर्जी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट जो इसके बाहर वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होंगे, उनकी एनर्जी लेवल्स पर फर्क पड़ेगा। किनके आने से? इन एटम्स के आने से। तो इसी के थ्रू हम बिल्ड करने वाले हैं बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड। सॉलिड इज बेसिकली व्हाट? इट इज अ क्रिस्टल जिसमें बहुत सारे एटम्स होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बाय मोर देन 1 एटम्स इन अ क्रिस्टल। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं? अगर मैं बात करूं सिलिकॉन की, सिलिकॉन के केस में Z की वैल्यू होती है 14। इसके केस में मेरे पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं 3s2 3p2, यानी कि इसमें 3 लेवल्स बनते हैं। ये न्यूक्लियस हुआ, ये फर्स्ट लेवल, ये सेकेंड लेवल एंड ये थर्ड लेवल। अकॉर्डिंग टू द बोहर्स थ्योरी फर्स्ट लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो 2 यहां पर आ गए। सेकेंड में 8 आ सकते हैं, 8 + 2 = 10, तो हमारे पास कितने रह गए? 4, इसमें आ गए 4। तो जो ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स रह गए हैं, इनको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज ये सबसे आउटर मोस्ट शेल में है। एंड आप देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द बोहर्स थ्योरी इस ऑर्बिट में भी जो अलाउड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे वो थे 8, बट यहाँ पर फिल कितने हो रहे हैं? 4 हो रहे हैं। ये तो सिंगल एटम की बात कर रही हूँ, बट अगर मैं इसके साथ अकम्पनीड यहाँ पर एक और एटम रख दूँ, इस साइड में एक और रख दूँ, इस साइड भी एक और रख दूं और नीचे भी एक और एटम रख दूं, तो उसके केस में क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन्स शेयर होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये इसके साथ शेयर हो जाएगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ एंड सिमिलरली ये इसके साथ। तो इस टाइम पर हम क्या बोलेंगे कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शेयर हो जाते हैं बाय मोर देन 1 एटम्स, right? So this would make the nature of electron motion in solids very different from that the case of the isolated atom. मतलब जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे आइसोलेटेड एटम में, जो उनकी वहां पर नेचर थी उससे बहुत ही डिफरेंट नेचर होगी जब उसका हम एक क्रिस्टल बना लेंगे एटम्स का। एंड जब हम कोई क्रिस्टल बना लेते हैं एटम्स का, तो उसके केस में बहुत सारे एटम्स उसके आसपास आ जाते हैं, तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी एनर्जी लेवल्स चेंज हो जाते हैं, एक बैंड बन जाता है एनर्जी का, जो हम पढ़ने वाले हैं इस थ्योरी में, दैट इज ए बैंड एनर्जी थ्योरी, या फिर आप बोल सकते हैं बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। देखिए, दिस इज द मेन ग्राफ जो आपको समझना है। Let us discuss in detail by considering interaction distance in the x-axis and energy in the y-axis. इस x-axis पर हमने क्या लिया है? interaction distance. interaction distance या atomic distance, इसका क्या मतलब है कि अगर मैं बोल रही हूँ सपोज ये 2 एटम्स थे, इनको मैंने पास पास रख दिया, तो इनके बीच में कितना डिस्टेंस रखा है उसको मैं यहाँ पर प्लॉट करूँगी ऑन दी एक्स एक्सिस। एंड इनकी जो एनर्जीज हैं, इनकी एनर्जीज किस तरह मॉडिफाई होंगी उसको हम प्लॉट करने वाले हैं ऑन वाई एक्सिस। देखिए, इस ग्राफ में मेनली हमारे पास 4 रीजन्स रहेंगे, रीजन ए, रीजन बी, रीजन सी एंड रीजन डी। एक एक रीजन को इन डिटेल पढ़ेंगे। अभी के लिए यहाँ पर सिर्फ ये देखिए कि रीजन ए में आपको एनर्जी लेवल्स जो हैं वो डिफाइंड दिख रहे हैं, डिस्क्रीट दिख रहे हैं, जैसे कि बोहर ने बोला था कि सिंगल एटम होगा, अगर आइसोलेटेड एटम होगा तो उसके केस में हमें डिफाइंड एनर्जी लेवल्स मिलेंगे ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बट जैसे जैसे आप देखिए हमने इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कम करते गए, मतलब इन दोनों एटम्स को हम पास लाते गए, उसके टाइम पे क्या हो रहा है? ये एनर्जी लेवल्स का एक बैंड बनना स्टार्ट हो गया लाइक दिस, एंड फर्दर अगर हम डिक्रीज करते गए तो ये और ज्यादा बैंड बन गया लाइक दिस। तो ये एक बैंड बनता जा रहा है। अब डिस्कस करते हैं बारी बारी से एक एक रीजन को, स्टार्टिंग फ्रॉम द रीजन ए। देखिए, रीजन ए के बारे में बात करते हैं। द केस ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम क्रिस्टल्स वी नीड टू कंसिडर
चेंजेस इन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ओनली। अब ये मैंने आपको बताया है अकॉर्डिंग टू द बैंड थ्योरी जिन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी लेवल्स में चेंज आएगा वो कौन से इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, इनर कोर वाले इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल्स पर कोई फर्क नहीं आएगा, बट जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके एनर्जी लेवल्स चेंज होंगे। एंड यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे सिलिकॉन या जर्मेनियम का केस। देखिए, फॉर सिलिकॉन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज द थर्ड ऑर्बिट, दैट इज n इज इक्वल्स टू 3। सिलिकॉन के केस में z इज इक्वल्स टू 14 रहता है। एंड इसके केस में अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगी तो आपके पास जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 3s2 3p2 इन ऑर्बिटल्स में जाएंगे, राइट। तो ये कौन सा ऑर्बिटल है हमारे पास, ये 3 क्या सिंबलाइज कर रहा है हमें कि ये थर्ड ऑर्बिट है। तो सिलिकॉन के केस में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जाते हैं इन दी थर्ड ऑर्बिट। एंड अगर हम बात करें जर्मेनियम की, तो जर्मेनियम के केस में मेरे पास z की वैल्यू रहती है 32। तो इसके केस में जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जाते हैं 4s2 एंड 4p2 में, यानी कि इसका जो ऑर्बिट रहता है आउटर मोस्ट वो क्या रहता है, फोर्थ ऑर्बिट। नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बोथ केसेस इज 4, नेमली हमारे पास 2 s में पड़े हैं एंड 2 p में पड़े हैं। टोटल हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट, 4। Hence the outer electrons in the crystal is 4. The maximum possible number of outer electrons in the orbit is 8. इसका क्या मतलब है, हमारे पास सिलिकॉन के केस में 3s2 3p2, जर्मेनियम के केस में 4s2 4p2, बट हमें पता है अलाउड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द p ऑर्बिटल इज 6, हमारे पास 4 की कमी है। एंड अलाउड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन केस ऑफ s इज 2, मतलब अगर मैं टोटल फाइंड करूं 2 + 6 तो 8 जा सकते थे, मैक्सिमम कितने जा सकते थे 8, बट है यहाँ पर हमारे पास कितने 4। सो यहाँ पर ये लिखा है द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट इज 8, दैट इज 2s + 6p. So this is the case of well separated or isolated atoms as shown in the region A. Because इस केस में आप देख सकते हैं रीजन A में कि जो एनर्जी लेवल्स हैं वो डिस्क्रीट हैं, यहाँ पर बैंड्स नहीं बन रहे हैं। तो इस टाइप में, इस डिस्टेंस पर, इस एटॉमिक डिस्टेंस पर हम क्या बोलेंगे कि ये जो दोनों एटम्स हैं ये आइसोलेटेड ही बिहेव करेंगे, ये एक दूसरे के ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं डालेंगे। मूविंग ऑन टू द रीजन बी, देखिए, सपोज द एटम्स स्टार्ट कमिंग नियर टू ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। देखिए रीजन बी में क्या है, सपोज द एटम स्टार्ट कमिंग नियर टू ईच अदर टू फॉर्म अ सॉलिड। अब क्या करा हमने, इन एटम्स को, अगर वो दूर पड़े थे तो उनको पास लाना शुरू किया। नेक्स्ट इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इंक्रीज और डिक्रीज। अब मैंने आपको बोला था कि अगर मैं अकेली खड़ी हूँ मेरी कुछ एनर्जी है, राइट। अगर मेरे आसपास लोग आ रहे हैं वो नेगेटिव बातें करेंगे या फिर पॉजिटिव बातें करेंगे, अकॉर्डिंग टू दैट मेरी एनर्जी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। सिमिलरली एटम्स की बात करें तो उसके केस में भी क्या होता है, जो उनके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनकी एनर्जी इंक्रीज भी हो सकती है या डिक्रीज भी हो सकती है ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ डिफरेंट atoms. Next is the 6n state for L is equals to 1. जब हमारे पास 6n state थी, that is for L is equals to 1, which originally had identical energies in the isolated atoms spread out and form the energy band as shown in the region B. इसका क्या मतलब है, 6n state में जब L is equals to 0, इस स्टेट में हमारे पास जो सारे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, जब हमारे पास फाइनाइट डिस्टेंस था इन एटम्स, उस टाइम पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इसमें थे उन सबकी एनर्जी सेम थी। आई रिपीट, उन सबकी एनर्जी क्या थी, सेम। बट अगर हम उनको पास लेकर आ रहे हैं तो उसके केस में क्या होगा, अब इन सारे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सेम नहीं रहेगी, वो चेंज हो जाएगी, बैंड बन जाएगा अब एनर्जी का, लाइक दिस। अब आपने देखा था बैंड बन जाएगा एनर्जी का, जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी कुछ और, जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी कुछ और, लाइक सो ऑन। तो हम क्या बोलेंगे, अब यहाँ पर क्या बन चुका है, बैंड बन चुका है। सो आप देख सकते हैं रीजन बी, मैं अभी आपको दिखाऊंगी रीजन बी में। सो सिमिलरली द 2n स्टेट्स फॉर L इज इक्वल्स टू 0 स्प्लिट इनटू सेकंड बैंड सेपरेटेड फ्रॉम द फर्स्ट बैंड। 2 स्टेट्स थी हमारे पास, एक थी 6n स्टेट, एक थी 2n स्टेट। 6n स्टैंड करती थी फॉर P
एंड 2n स्टैंड करती थी फॉर s, बिकॉज s में कितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, एंड p में कितने आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं, बट हैं कितने हमारे पास 2n पड़े हैं इसमें, एंड यहाँ पर भी 2n है, बट एक्चुअल में इन स्टेट्स में कितने आ सकते हैं, इसमें 2 आ सकते हैं एंड इसमें 6 आ सकते हैं, राइट। सो जैसे जैसे आप रीजन बी की तरफ आ रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ के जो 2n इलेक्ट्रॉन्स थे उनकी अब जो एनर्जी है वो सेम नहीं रही, अब वो एक लेवल पे नहीं रहे, अब वो एक बैंड में पहुंच चुके हैं। अगर वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हुआ तो उसकी एनर्जी अकॉर्डिंग टू दिस कुछ और होगी, अगर वो यहाँ पर हुआ तो उसकी एनर्जी कुछ और होगी। तो ये क्या बन चुका है, अब हमारे पास बैंड बन चुका है। सिमिलरली अगर मैं इसके केस में बात करूँ, एस के इलेक्ट्रॉन्स की बात करूँ, तो इसके केस में भी क्या बन चुका है, बैंड बन चुका है, एंड इन दोनों बैंड्स के बीच में कुछ फाइनाइट डिस्टेंस है लाइक दिस। नेक्स्ट इज रीजन सी। रीजन सी में क्या है, एट स्टिल स्मॉलर स्पेसिंग हाउएवर देयर कम्स अ रीजन इन व्हिच द बैंड्स मर्ज विद ईच अदर। अभी हमने रीजन बी में देखा था 2 बैंड्स बन गए थे ऊपर नीचे, एंड रीजन सी में क्या होगा, ये दोनों बैंड्स मर्ज कर जाएंगे, इनके दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं रहेगा। एट सम फाइनाइट इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, जब इंटर एटॉमिक डिस्टेंस जो हमने एक्स एक्सिस पर प्लॉट किया है वो किसी पर्टिकुलर रेंज में अगर आ जाए तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये दोनों बैंड्स जो ऊपर वाले लेवल्स बना रहे थे एंड नीचे वाले लेवल्स बना रहे थे पी एंड एस वाले, वो क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे। So the lowest energy state that is split from the upper atomic level appears to drop below the upper state that comes from the lower atomic level। इसका क्या मतलब है, देखिए नीचे हमारे पास था S लेवल, ऊपर हमारे पास था P लेवल, ये मैं बात कर रही हूँ रीजन ए में। उसके बाद हमारे पास ऐसे बैंड्स बने रीजन बी में, ये था रीजन ए, रीजन बी। रीजन सी में क्या हुआ कि इसका जो लोएस्ट बैंड था वो इतना नीचे चला गया कि इसके हाईएस्ट बैंड से भी ये अंदर चला गया। मतलब आप देख सकते हैं जो इसका लोएस्ट है वो चला गया इसके हाईएस्ट से भी नीचे। तो इस टाइम पर मैं क्या बोलूंगी कि ये दोनों बैंड्स क्या हो चुके हैं, मर्ज हो चुके हैं। सो in this region no energy gap exists where the upper and the lower band states energy states get mixed। इसमें हम क्या बोलते हैं कि upper and lower energy states क्या हो चुकी हैं, mix हो चुकी हैं। Moving on to the next region that is the region D। region D में क्या होता है, देखिए इफ द डिस्टेंस बिटवीन द एटम फर्दर डिक्रीजेज, अब हम क्या कर रहे हैं, बट हम तो ढीठ निकले, हमने क्या किया, एटम्स को और पास ले आए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ऐसा नहीं है कि मर्ज होने के बाद खत्म हो जाएगी कहानी, नहीं, उसके बाद क्या होगा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात होने वाली है, देखिए ध्यान से। एनर्जी बैंड्स अगेन स्प्लिट, मतलब जो बैंड्स थे अब वो दोबारा स्प्लिट हो जाएंगे, वो जो मर्ज हो चुके थे, जब हम ढीठ निकले, हमने उन एटम्स को और पास ले आए, तो उसके केस में बैंड्स जो मर्ज हो चुके थे अब वो क्या हो जाएंगे, दोबारा स्प्लिट होना स्टार्ट हो जाएंगे, उनके बीच में दोबारा एनर्जी गैप क्रिएट हो जाएगा एंड आर सेपरेटेड बाय एन एनर्जी गैप ई जी। एंड उन दोनों के बीच में एनर्जी गैप कितना आ जाएगा, ई जी। The total number of available energy states A10 has been reproportionate between the two bands, that is the 4n states each in the lower and the upper energy bands। अब टोटल हमारे पास 8n स्टेट्स थी, S की 2n थी, P की 6n थी, बट इस कंडीशन में D रीजन में क्या होगा, जो वो 8n स्टेट्स थी अब वो रिप्रोपोर्शनड हो जाएंगी, 4n में डिवाइड हो जाएंगी, नीचे वाले लेवल में भी 4n स्टेट्स आ जाएंगी एंड ऊपर वाले लेवल में भी 4n स्टेट्स आ जाएंगी। सो हेयर देयर आर एग्जैक्टली एज मेनी स्टेट्स इन द लोअर बैंड दैट इज 4n एज दे आर अवेलेबल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने थे हमारे पास, 4 थे। इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, सिलिकॉन के केस में भी 4 थे एंड जर्मेनियम के केस में भी 4 थे। तो हमारे पास जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे उतनी एनर्जी स्टेट्स बन जाएंगी अब हमारे पास इन लोअर लेवल, दैट इज द 4n स्टेट्स। सो दिस लोअर बैंड, अब ये जो लोअर बैंड होता है इसको हम बोलते हैं वैलेंस बैंड एंड ये कंप्लीटली फिल्ड होगा एंड इसके ऊपर जो बैंड बनेगा उसको हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड विच विल बी कंप्लीटली एम्प्टी, राइट। सो द अपर बैंड इज कॉल्ड
कॉल्ड द कंडक्शन बैंड। अब हमारे पास दो बैंड्स बन चुके हैं, इसके साथ हमारी बैंड थ्योरी कंप्लीट होती है कि हमारे पास अब एनर्जीज रीप्रपोर्शनड हो गई हैं, रीडिफाइंड हो गई हैं, स्टेट्स रीडिफाइंड हो गई हैं, एंड वी आर गेटिंग नाउ टू बैंड्स, दैट इज द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड। एंड इन दोनों के बीच में जो गैप होता है उसको हम बोलते हैं एनर्जी गैप या फिर एनर्जी बैंड। एनर्जी गैप, ईजी, या फिर आप इसको बोल सकते हैं फॉरबिडन एनर्जी बैंड। एक बार डायग्राम देख लेते हैं दोबारा। एक्चुअली हमारे पास रीजन डी में आते आते क्या हो गया, ये एनर्जी क्रिएट हो जाएगी, दिस इज द फॉरबिडन एनर्जी गैप। ये नीचे वाला बन जाएगा वैलेंस बैंड एंड दिस अपर विल बी कॉल्ड एज द कंडक्शन बैंड। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हमने बैंड थ्योरी को पढ़ लिया है, अब हम क्लासिफिकेशन करने वाले हैं कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स की ऑन द बेसिस ऑफ दिस एनर्जी बैंड। हमने बैंड थ्योरी पढ़ ली। अब हम देखेंगे कि कंडक्टर के केस में जब ये वैलेंस बैंड बना है, ये कंडक्शन बैंड बना है, तो क्या इनके बीच में ओवरलैप होता है, क्या इनके बीच में जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है उसमें कितना डिस्टेंस रहता है, कितनी एनर्जी का डिस्टेंस रहता है, इन सबको स्टडी करने वाले हैं हम। देखिए, डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड, द सॉलिड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज. First is conductors, second is insulators, and third is semiconductors. So starting with the first, that is conductors. Energy bands in conductors. कंडक्टर्स के केस में क्या होता है, देखिए, द कंडक्शन बैंड एंड द वैलेंस बैंड पार्शियली ओवरलैप ईच अदर एंड देयर इज नो फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप इन बिटवीन. अगर ऐसी कंडीशन हो कि वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर चुका है एंड उनके बीच में कोई भी एनर्जी गैप नहीं है, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो क्या है, एक कंडक्टर है. एंड सेकेंड कंडीशन क्या रहती है इसकी, सपोज ये वैलेंस बैंड था एंड दिस वॉज कंडक्शन बैंड. अगर ये भी पार्शियली फिल्ड हो एंड ये भी क्या हो, पार्शियली फिल्ड हो, मतलब ये कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, तो ये केस भी क्या रहता है हमारे पास, कंडक्टर का ही रहता है. दो केसेस रहते हैं, या तो ये दोनों बैंड ओवरलैप कर जाए या फिर ये दोनों बैंड, वैलेंस बैंड पार्शियली एम्प्टी हो एंड कंडक्शन बैंड पार्शियली फिल्ड हो, तो उसके केस में भी हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास क्या बना है, एक कंडक्टर बना है, राइट. सो द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द वैलेंस बैंड कैन इजिली मूव इनटू द कंडक्शन बैंड. अगर वो ओवरलैप है तो ऑफकोर्स वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स इजीली मूव कर सकते हैं एंड वो जा सकते हैं इन कंडक्शन बैंड. हेंस लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल फॉर कंडक्शन. अब जब वो कंडक्शन बैंड में पहुंच गए हैं तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में पहुंचे हैं वो क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को. बेसिकली वो चार्जेस हैं जिनकी मूवमेंट की वजह से मेरे पास क्या प्रोड्यूस होता है, करंट. हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था कि जब चार्जेस मूव होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जिस साइड मूव हो रहे हैं तो करंट उसके ऑपोजिट साइड मूव होता है, राइट. सो ये वो वाले ही इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि एक्ट करते हैं एज अ चार्ज कैरियर्स. नेक्स्ट इज द रेजिस्टेंस ऑफ सच मटेरियल इज लो एंड कंडक्टिविटी इज हाई. ये हमने पढ़ा था आज ही क्लासिफिकेशन में कि मेटल्स की रेजिस्टिविटी जो होती है, रेजिस्टेंस होती है, वो लो होती है एंड कंडक्टिविटी हाई होती है. क्यों? बिकॉज इनके जो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत ही हाई होते हैं एज कंपैरेटिव टू द इंसुलेटर्स एंड सेमी कंडक्टर्स. इसका बैंड डायग्राम, एनर्जी बैंड डायग्राम देखते हैं. देखिए, दिस इज द एनर्जी बैंड इन कंडक्टर, दिस इज द वैलेंस बैंड एंड दिस इज द कंडक्शन बैंड. आप देख सकते हैं ये क्या है, ओवरलैप्ड है, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस नहीं है. सो दिस वाज द एनर्जी बैंड इन कंडक्टर्स. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज एनर्जी बैंड इन इंसुलेटर्स. इन केस ऑफ इंसुलेटर्स अ लार्ज एनर्जी गैप एग्जिस्ट बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड. इंसुलेटर्स के केस में क्या होता है, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के बीच में बहुत हाई, बहुत लार्ज डिस्टेंस होता है एंड ये इम्पॉसिबल होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए मूव करना फ्रॉम वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड. इसीलिए हम बोलते हैं कि इंसुलेटर्स के केस में कंडक्टिविटी की वैल्यू कम होती है एंड रेजिस्टिविटी की वैल्यू, या फिर आप बोल सकते हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा. मैं बार बार रेजिस्टिविटी बोल रही हूँ, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी आर लिंक्ड थ्रू दिस फॉर्मूला. आई होप आप सबको याद है that R is equals to rho L by A. R was resistance, rho was resistivity. ये मैंने आपको सब पढ़ाया हुआ है. I hope आप सब वीडियोस को रिवाइज कर रहे हैं. Moving here back, that is the energy gap is so high that electrons from the valence band cannot move to the conduction band by thermal excitations.
अब इनके बीच में इतना ज़्यादा गैप होता है कि अगर मैं बात करूं कि मैं टेम्परेचर को इंक्रीज भी कर दूं तो उसके केस में भी थर्मल एक्साइटेशंस की वजह से भी वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकते अपने आप, बिकॉज इनके बीच में जो गैप होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है. सो एज देयर इज नो इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इज नॉट पॉसिबल. सो अब देखते हैं इसका एनर्जी बैंड डायग्राम. देखिए एनर्जी बैंड इन इंसुलेटर्स, फॉरबिडन एनर्जी गैप आप देख सकते हैं. वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के बीच में फाइनाइट एक बैंड डिफाइन है जिसको हम बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, एंड इसकी जो वैल्यू रहती है इट इज अप्रोक्सीमेटली Eg इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू रहती है जब भी हमारे पास यहाँ पर जो एनर्जी का गैप है वो ज़्यादा है अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तो हम बोलेंगे कि उसको हम इंसुलेटर्स की कैटेगरी में डालते हैं. सो लास्ट कैटेगरी हमारे पास आती है ऑफ सेमीकंडक्टर्स, जो कि हमारी मेन कैटेगरी है, जो कि हमारा इस चैप्टर का मेन टॉपिक है, सेमीकंडक्टर्स. देखिए एनर्जी बैंड्स इन सेमीकंडक्टर्स, अ फाइनाइट बट अ स्मॉल एनर्जी गैप एग्जिस्ट बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड. इसके केस में भी एक फाइनाइट बट आप बोलिए स्मॉल एनर्जी गैप एग्जिस्ट करता है इन वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड एट रूम टेम्परेचर. अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें, सो सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द वैलेंस बैंड एक्वायर एनर्जी एंड मूव ऑन टू द कंडक्शन बैंड. रूम टेम्परेचर बेसिकली क्या होता है, 23 डिग्री सेल्सियस की बात करूं अगर मैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शिफ्ट हो सकते हैं कंडक्शन बैंड में बाय थर्मल एक्साइटेशंस. सो नेक्स्ट इज कि अगर हमारे पास हाई टेम्परेचर पे पहुंच जाए, तो अगर मैं इसको कंपेयर करना चाहूँ इंसुलेटर्स के साथ, तो इंसुलेटर्स के केस में मेरे पास क्या था, कंडक्टिविटी बहुत कम थी, बट सेमीकंडक्टर्स में कंडक्टिविटी उतनी कम नहीं होती. इनमें कंडक्टिविटी होती है बिकॉज कुछ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं, राइट. एंड इसका भी अब हम देखने वाले हैं एनर्जी बैंड डायग्राम. देखिए इसके एनर्जी बैंड डायग्राम में आप देख सकते हैं वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, एंड यहाँ पर लिखा गया है स्मॉल फॉरबिडन एनर्जी गैप, एंड इसकी वैल्यू क्या रहती है, Eg इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इसके केस में मैं क्या बोलती हूँ कि जिन मटेरियल्स में, जिन सॉलिड्स में हमारे पास इस टाइप का एनर्जी बैंड गैप पाया जाता है, उनको मैं कैटेगराइज करती हूँ इन द केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स. सो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो होती है फिनिश. हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, दैट इज इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. टिल देन कीप रिवाइजिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद मी ऑन दिस चैनल, दैट इज IWIS.